हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ट्रेन और रेलवे प्लेटफॉर्म के दरमियान फंसकर बाप और बेटी हलाक। तेलंगाना के निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर बाप और बेटी ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंसकर हलाक हो गए। बताया जाता है कि मिर्चल जिले के चिंतल गांव से ताल्लुक रखने वाले 40 साल रामचंद्र राव अपने अरकान खानदान के साथ निर्मल जिले के बासर मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। यह खानदान हैदराबाद के बेगमपेट में ट्रेन में सवार हुआ। जैसे ही ट्रेन निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी, रामचंद्र राव की 14 साल लड़की जानानी स्टेशन में पानी का बोतल खरीदने के लिए ट्रेन से उतरी। पानी लेकर आने तक ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी। लड़की ने रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गई। इसके वालिद ने इसे बचाने की कोशिश की। इस दौरान लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और इसके वालिद शदीद जख्मी हो गए। इन्हें जिले अस्पताल ले जाया गया, जहां दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। ये वाकया जुमे की शाम पेश आया। BRS 95 से 105 हल्कों पर कामयाबी हासिल करेगी, केसीआर ने कहा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि असेंबली इलेक्शन में BRS 95 से 105 असेंबली हल्कों पर कामयाबी हासिल करते हुए मुसलसल तीसरी मरतबा हैट्रिक हुकूमत तश्कील देगी। तोपुरान के हुदूद में वाक़े तमकुंडा के कन्वेंशन हॉल में असेंबली हल्का गजवेल के BRS कायदीन के साथ एक इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि मेरे दोस्त जहांगीर भाई ने कामारेड्डी से मुकाबला करने की वजह दरियाफ्त की। इसकी भी एक वजह है, गजवेल में घर और अराजी रखकर मैं वहाँ क्यों जाऊँगा। मैंने जहांगीर भाई को यकीन दिलाया कि मैं यहीं रहूँगा। उन्होंने कहा कि गजवेल में जो कामयाब होगा, रियासत में इसकी हुकूमत कायम होगी। यह कदीम रिवायत है, यहीं से मुकाबला करने का मशवरा दिया है। मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, यहीं रहूँगा। मुझे यकीन है कि गजवेल के अवाम मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। गजवेल के लोगों को मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है। गजवेल को तरक्की देने के लिए वो बड़े पैमाने पर इक़दाम कर चुके हैं। अब की बार कामयाबी के बाद गजवेल को मुल्क के मिसाली हल्के में तब्दील करूँगा। मुझे सिर्फ एक ही बात का अफसोस है, बहैसियत MLA वो अवाम के दरमियान नहीं रहे। चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी की वजह से सारी रियासत पर तवज्जो देना पड़ता है। गजवेल के अवाम मेरी इस मजबूरी को समझें। वो वादा करते हैं मेरी MLA की आइंदा मियाद में वो महीने में एक दिन अवाम को देंगे। पार्टी के अहम कारकुनों से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल करूंगा। असेंबली हल्का गजवेल को रियासत तेलंगाना के ताज पर नगीने की तरह तरक्की दी जाएगी। वो इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। तेलंगाना में 2 हफ्ते के अंदर 307 करोड़ रुपए की नकदी, जेवरात और दिगर अशिया जब्त। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है और पुलिस की सख्त तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान 307 करोड़ रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और शराब जब्त की गई। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बाद से अब तक 307.02 करोड़ रुपए की नकदी, शराब और जेवरात जब्त किए गए हैं। 9 अक्टूबर से अब तक 105.58 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 13.58 करोड़ रुपए की शराब, 15.23 करोड़ रुपए की नशावर अशिया और 145.67 करोड़ रुपए के जेवरात जब्त किए गए। इसके अलावा वोटरों को मुतासिर करने के लिए तैयार किए गए 26.93 करोड़ रुपए के दिगर तहफ़ भी जब्त कर लिए गए। कांग्रेस की कामयाबी रोकने दिगर रियासतों में मजलिस का मुकाबला। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की हवा खारिज हो चुकी है और असल मुकाबला कांग्रेस और BRS में है। राहुल गांधी ने अवाम से अपील की कि वो बीजेपी और मजलिस को वोट देकर BRS की तायद की गलती ना करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी सीना तान कर फिरती थी, लेकिन कांग्रेस ने इसकी गैस निकाल दी है। बीजेपी कायदीन मुझे फ़ोन करके कांग्रेस में शामिल करने की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। राहुल गांधी विजय भेरी बस यात्रा के तीसरे दिन जगत्याल और निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। बस यात्रा का वारियाना इस्तकबाल किया गया और जगत्याल और मोड़ताड़ की कॉर्नर मीटिंग्स में हजारों अवाम ने शिरकत करके कांग्रेस की तायद का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी कॉर्नर मीटिंग्स को जज्बाती अंदाज में खिताब कर रहे थे और अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में जमींदारों और अवामी तेलंगाना के दरमियान असल मुकाबला है। एक तरफ केसीआर और उनका खानदान है जो तेलंगाना की सारी दौलत छीन रहा है। रेत, शराब, जमीनात जैसे तमाम अहम शोबेजात में केसीआर खानदान का कंट्रोल है। TS सेट के हॉल टिकट्स हुए जारी। TS सेट के हॉल टिकट्स जारी कर दिए गए हैं। रियासत में असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डिग्री कॉलेज लेक्चरर्स की जायदादों की अहलियत के लिए मुनक्किद होने वाले TS सेट एग्जाम की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से ये एग्जाम मुनक्किद किया जा रहा है। इस एग्जाम के एडमिट कार्ड्स 20 अक्टूबर से दस्तियाब रखे गए हैं। 28, 29 और 30 अक्टूबर को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मुनक्किद होगा। ये एग्जाम 2 पर्चों पर मुश्तमिल होगा। इस एग्जाम के लिए अजला आदिलाबाद, निजामाबाद, विजयवाड़ा, वरंगल, हैदराबाद, कर्नूल, करीमनगर, खम्मम, तिरुपति, महबूबनगर, मेदक, वैजाग, नलगुंडा और रंगारेड्डी में सेंटर्स कायम किए गए हैं। तेलंगाना के 107 अफराद असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेने से महरूम, इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया। रियासत तेलंगाना के 107 अफराद असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेने के मौके से महरूम हो गए क्योंकि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इन्हें नाअहल करार दिया है। इन उम्मीदवारों ने गुज़िश्ता इलेक्शन में हिस्सा लिया था, ताहम उन्होंने उम्मीदवारों के अखराजात की तफसीलात जमा नहीं करवाई थी, जिस पर इनको नाअहल करार दिया गया। सिर्फ निजामाबाद लोकसभा हल्के से ऐसे 68 उम्मीदवार हैं। कमीशन ने इन नाअहल उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। कानून अवामी नुमाइंदगान की दफ़ा 10 के तहत इन अफराद को नाअहल करार दिया गया है।
इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए इसके खर्चात की तफसीलात इंतखाबी इदारे को पेश न करने पर इस दफे के तहत नाअहल करार देने का इख्तियार कमीशन को है। इदारे की इस फहरिस्त में लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले अफराद की ज्यादा तादाद है। इन अफराद की तादाद 72 है। रियासत के 5 लोकसभा हल्कों से इन अफराद ने मुकाबला किया था। गुज़िश्ता इलेक्शन में हल्के लोकसभा निजामाबाद में उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। इनमें से 68 उम्मीदवारों ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात पेश नहीं की, जिस पर कमीशन ने इनको नाअहल करार दिया। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 से इनको नाअहल करार दिया गया है। 3 वर्षों तक यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 तक ये अफराद इलेक्शन में हिस्सा लेने से महरूम हो गए हैं। शहर में 30 साल में खुश्क तरीन माह अक्टूबर का रिकॉर्ड। हैदराबाद में गुज़िश्ता 30 साल में अक्टूबर का महीना इस साल खुश्क तरीन गुजर रहा है और खुश्क मौसम का महीना हो गया है। इस महीने के पहले 20 दिन में कोई बारिश नहीं हुई। नीज़ IMD की जानिब से ये पेशकाशी की गई है कि माबाकी माह के दौरान बारिश की शक्ल में किसी राहत का इम्कान नहीं है। हैदराबाद में इस साल माह अक्टूबर में बारिश न होने का एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। 1991 से IMD के डेटा के मुताबिक अक्टूबर शहर में मुसलसल एक बारिश का महीना हुआ करता था। यह सूरत हाल गुज़िश्ता बरसों के उलट है। अक्टूबर 2020 में हैदराबाद में 400.7 mm बारिश हुई थी, जो इस दहे की इस महीने में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। ताहम इस साल माह अक्टूबर में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। माह अक्टूबर में ताहल कोई बारिश नहीं हुई और पूरे महीने में खुश्क सूरत हाल देखी जा रही है। तेलंगाना भर में यौम शहीदान पुलिस बड़े पैमाने पर मनाया गया। तेलंगाना भर में यौम शहीदान पुलिस बड़े पैमाने पर मनाया गया है। खिदमत की अंजामदही के दौरान जानों की कुर्बानी देने वाले पुलिस मुलाजिमीन और ओहदेदारों को याद किया गया। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के गोशा महल में मुनक्किदा असल तकरीब के अलावा रियासत के तमाम अजला में ये तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई गई, जिसमें SPs और पुलिस के दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। क्या मजलिस हैदराबाद के पुराने शहर पर अपना कब्जा बरकरार रखेगी? तेलंगाना में इलेक्शन का बुगुल बज चुका है। यहाँ 30 नवंबर को पोलिंग होगी। जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है, सियासी सरगर्मियों में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। रियासत के असेंबली इलेक्शन में असल मुकाबला कांग्रेस, BRS और BJP के दरमियान है, लेकिन तेलंगाना इलेक्शन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासी ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हैदराबाद के 7 असेंबली हल्कों पर मजलिस का कब्जा है, जबकि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या साल 2023 असेंबली इलेक्शन में मजलिस इन 7 हल्कों पर अपने कब्जे को बरकरार रखेगी। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन 2018 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान मुंतखब हुए। हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा से अकबरुद्दीन अवैसी, चार मीनार से मुमताज अहमद खान, याकुतपुरा से अहमद पाशा खादरी, नामपल्ली से जाफर हुसैन मेराज, मलकपेट से अहमद बलाला, बहादुरपुरा से मुअज्जम खान और हल्का असेंबली कारवान से कौसर मोयुद्दीन मुंतखब हुए। गुज़िश्ता इलेक्शन में मजलिस ने हल्के याकुतपुरा और हल्के चार मीनार में अपने उम्मीदवारों को तब्दील किया था। ऐसा माना जाता है कि हल्के याकुतपुरा में मुमताज अहमद खान की मकबूलियत में कमी के बाद इन्हें हल्के चार मीनार से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं हल्के याकुतपुरा से अहमद पाशा खादरी को उम्मीदवार बनाया गया था। मजलिस की यह स्ट्रैटेजी कामयाब रही और दोनों हल्कों पर मजलिस के उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की। इसी तरह मौजूदा हालात में भी हल्के याकुतपुरा और चार मीनार से मजलिसी उम्मीदवारों की तब्दीली को लेकर तजस्सुस बरकरार है। ज़राए के मुताबिक याकुतपुरा के रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी को सेहत के मसाइल की वजह से इस बार उम्मीदवार न बनाए जाने का इम्कान है और ऐसा माना जा रहा है कि याकुतपुरा से साबिक़ मेयर माजिद हुसैन या मजलिस के सीनियर रहनुमा यासर अरफात को मजलिस का टिकट मिल सकता है। वहीं हल्के चार मीनार में मुमताज अहमद खान को इस बार मजलिस का टिकट न मिलने से मुताल्लिक़ चेमगोइयां जारी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हल्के चार मीनार से अकबरुद्दीन अवैसी के बेटे नूरुद्दीन अवैसी को मजलिस का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। गुज़िश्ता इलेक्शन में हल्के नामपल्ली और मलकपेट में सख्त मुकाबला था और ऐसा माना जा रहा है कि ताज़ा हालात में भी इन दोनों हल्कों में मजलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। हल्के नामपल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज खान से मजलिसी उम्मीदवार को सख्त मुकाबला है। गुज़िश्ता इलेक्शन में भी फिरोज खान ने मजलिसी उम्मीदवार को कांटे की टक्कर दी थी और तकरीबन 35% वोट हासिल किए थे, जबकि जाफर हुसैन मेराज ने 42% वोट हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की थी। 2018 के असेंबली इलेक्शन में हल्के मलकपेट से तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से मुजफ्फर अली खान को उम्मीदवार बनाया था। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुकाबला कांटे का लग रहा था, लेकिन मुजफ्फर अली खान वोटर्स को लुभाने में नाकाम रहे। इन्हें तकरीबन 30,000 वोट हासिल हुए, जबकि मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला ने तेलुगु देशम उम्मीदवार को 23,500 वोटों से हरा दिया। इस बार कांग्रेस ने हल्के मलकपेट से शेख अकबर को अपना उम्मीदवार बनाया है। शेख अकबर मारूफ रियल एस्टेट कंपनी के चेयरमैन हैं। चूंकि कांग्रेस ने इस हल्के से एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ मुस्लिम वोट डिवाइड होंगे और जिसका फायदा BJP को हो सकता है। तेलंगाना इलेक्शन में मजलिस उम्मीदवार को लेकर अवाम में तजस्सुस बरकरार है। उम्मीद की जा रही है कि 24 अक्टूबर के बाद मजलिस की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। एक और ज़राए ने बताया कि मजलिस हैदराबाद के 7 हल्कों के अलावा तेलंगाना के दीगर 3 हल्कों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है।
पैदा होने वाले बच्चे को देखने के लिए जाने वाले बाप की हादसे में मौत। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में बच्चे की पैदाइश पर इसे देखने के लिए हॉस्पिटल आने वाले बाप की सड़क हादसे में मौत हो गई और अजीब इत्तेफाक है कि बाप की लाश इसी हॉस्पिटल में लाई गई जहां बच्चा पैदा हुआ था। तफसीलात के मुताबिक जिले के कुरमपोड़ी से ताल्लुक रखने वाली रामानंदिनी नामी हामिला खातून ने नरसाराव पेट हॉस्पिटल में लड़की को जन्म दिया। खातून का शौहर 40 साल आनंद बाइक पर बच्चे को देखने के लिए हॉस्पिटल आ रहा था कि रास्ते में इसने गाड़ी का तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में वो सड़क पर एक बड़े गड्ढे में गिरकर शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने आनंद को शदीद जख्मी हालत में नरसाराव पेट के उसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जहां इसकी बीवी ने बेटी को जन्म दिया था। ताहम आनंद ने बच्चे को देखे बगैर ही फौत हो गया। साल का आखिरी चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा। साल 2023 का आखिरी चांद ग्रहण 28-29 अक्टूबर की दरमियानी रात को शरद पूर्णिमा को होगा और यह हिंदुस्तान में जुज़वी तौर पर नजर आएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने यहाँ बताया कि 28 अक्टूबर की आधी रात चांद ग्रहण का आगाज होगा और ग्रहण का दौरानिया 29 अक्टूबर के अवाइल में होगा। चांद ग्रहण आधी रात के करीब हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में नजर आएगा। इसके साथ चांद ग्रहण मगरबी बहरुल काहिल, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मशरक़ी जनूबी अमेरिका, शुमाल मशरक़ी अमेरिका, बहर अक़वानुस, बहर हिंद और जनूबी बहरुल काहिल के इलाकों से नजर आएगा। काबिल ज़िक्र कि हिंदुस्तान में नजर आने वाला अगला चांद ग्रहण 7 सितंबर 2025 को होगा और यह मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। हिंदुस्तान में नजर आने वाला आखिरी चांद ग्रहण 8 नवंबर 2022 को था और यह मुकम्मल ग्रहण था। चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को देर रात 1:05 से 2:24 तक यानी 1 घंटा 19 मिनट तक रहेगा। बिहार के नालंदा में बड़ा ट्रेन हादसा टला, एक ही ट्रैक पर आई 2 ट्रेनें। बिहार के नालंदा में हलसा रेलवे स्टेशन के करीब हफ्ते के रोज एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। यहां एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आमने सामने आ गईं, लेकिन ट्रेन के पायलट ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए फौरन ट्रेन को ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से नाखुशगवार वाकया टल गया। वाकये के पीछे स्टेशन मास्टर की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। बताया गया है कि हफ्ते के रोज मुगदुक एक्सप्रेस इस्लामपुर जाने के लिए हलसा रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर खड़ी थी। इसी दौरान इस्लामपुर से मालगाड़ी हलसा स्टेशन पहुंची। एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों के आने के बाद दोनों ट्रेनों के पायलट्स ने समझदारी से काम लिया। मालगाड़ी के पायलट ने रफ्तार कम कर दी, जिससे दोनों ट्रेनों में तसादुम होने से बच गया। रेलवे मुसाफिरों और मुकामी लोगों का कहना था कि अगर ट्रेन के पायलट ने बर वक्त समझदारी का मुजाहरा ना किया होता तो सैकड़ों लोग जान से हाथ धो सकते थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर हमें अहद करना चाहिए कि हम पाकिज़ा अखलाक और खिदमत के जज्बे के साथ मुल्क के इत्तेहाद के लिए काम करेंगे। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा, दुर्गा पूजा के मौके पर मैं मुल्क और बैरूनी मुल्क रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को तहे दिल से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। दुर्गा पूजा का त्यौहार बुराई पर अच्छाई, जहालत पर इल्म और झूठ पर सच्चाई की फतह की अलामत है। झारखंड में गोलगप्पे खाने से 40 अफराद बीमार, अस्पताल में जेर इलाज। झारखंड के कोडरमा में गोलगप्पे खाने से 40 अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इनमें 30 बच्चे भी शामिल हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इनमें से बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बताया गया है कि जुमे की शाम जिले के लोकाई पंचायत के गोसाई टोला और पालरू टांडा गाँव में एक दुकानदार गोलगप्पे बेचने गया था। इन गोलगप्पों को खाने के चंद घंटों के अंदर ही ज्यादातर लोगों को उल्टी और इसहाल की शिकायत होने लगी। जुमे की देर रात से हफ्ते की सुबह तक एक के बाद दिगरे 40 लोग जिले के सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। कुछ को निजी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। मरीजों के लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि कोडरमा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स दस्तयाब नहीं हैं। डॉक्टर रात देर के पहुंचे और इनका इलाज शुरू हो सका। अहमदाबाद में फ़लस्तीन की हिमायत में एमआईएम का मुजाहरा। गुज़िश्ता दिनों से ही फ़लस्तीन में बर्बरियत का मुजाहरा देखा जा रहा है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान मुसलसल जंग जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी जुल्म और सितम के खिलाफ अहमदाबाद की सैयदी सैयद की जाली वाली मस्जिद के बाहर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के सदर साबिर काबुलीवाला ने कहा कि हम इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग चल रही है इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसराइल को दहशतगर्द ऐलान करें। इसराइल चोरी और सीनाजोरी कर रहा है। इसराइल को सबसे पहले फ़लस्तीन ने पनाह दी थी और अब आहिस्ता आहिस्ता इसराइल पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा करते जा रहा है और अब वो जंग करके फ़लस्तीन को बर्बाद कर रहा है। हमेशा से हिंदुस्तान ने फ़लस्तीन की हिमायत की है, लेकिन इस बार हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसराइल का सपोर्ट किया है, जो सही नहीं है। इससे दुनिया भर में एक गलत मैसेज जा रहा है। इसराइल हमास जंग के दौरान रफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र से इमदाद के 20 ट्रक गजा पहुंचे। इसराइल और हमास के दरमियान झड़पों के बाद हफ्ते के रोज पहली बार 2 हफ्ते की नाकाबंदी में नरमी की गई और इंसानी इमदाद ले जाने वाले 20 ट्रक रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल हुए, जो साहिली इनक्लेव और मिस्र के दरमियान वाहिद सरहदी गुजरगाह है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि यह सरहद कितनी देर तक खुली रहेगी। अभी इसराइल ने सिर्फ 20 ट्रकों को गजा तक जाने की इजाज़त दी है। इसराइल ने ईंधन लेकर जाने पर भी पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पानी के दबाव के लिए ईंधन की ज़रूरत है और इस वक्त गजा में दिगर अशियाई ज़रूरिया
के अलावा पानी की भी शदीद किल्लत पैदा होती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जोर दिया कि गजा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोजाना कम अज़ कम 100 ऐसे इमदादी सामान से लदे ट्रकों की ज़रूरत है। लाइफ मेकर्स फाउंडेशन के ताल्लुकात आम्मा के अफसर आया अहमद ने बताया कि ट्रकों में मिस्री तंजीमों, नेशनल अलायंस फॉर सिविल डेवलपमेंट वर्क और मिस्री रेड क्रिसेंट की तरफ से अतिया करदा तिब्बी इमदाद भरी हुई थी। क़ब्ल अज़ीं इसराइल ने रफा क्रॉसिंग के जरिए 20 ट्रकों को गजा जाने की इजाज़त देने पर इत्तेफाक किया था, ताहम इसने ईंधन की मदद की इजाज़त नहीं दी थी। इसराइल और हमास के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान गजा में गहरे होते इंसानी बहरान की वजह से इंसानी इमदाद कई दिनों तक मिस्र में ही रुकी रही थी। इसराइल ने अपने शहरियों को मुस्लिम ममालिक जल्द छोड़ने का दिया हुक्म, सफर से मुताल्लिक भी अलर्ट जारी किया। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग से मशरिक़ वस्ता में हालात कशीदा हो गए हैं। कई ममालिक में इसराइल के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं, जिसको देखते हुए इसराइल ने अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसने अपने शहरियों को उर्दून और मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर ने अपने शहरियों के लिए जो एडवाइजरी जारी की है, इसमें कहा गया है कि तुर्की, मिस्र, उर्दून, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE, बहरीन और मराकश समेत किसी भी मशरिक़ वस्ता ममालिक या अरब ममालिक का सफ़र करने से बचें। इलावाज़ी कई मुस्लिम ममालिक का सफर करने से बचने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। इन मुस्लिम ममालिक में मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव शामिल है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ दुबई से वापस पाकिस्तान पहुंच गए। वो तकरीबन 4 साल बाद लंदन से बरास्ता दुबई वापस आए हैं। इनका खुसूसी तैयारा इनके जानिसार और वफादार पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के अलावा सहाफ़ियों से भी लदा हुआ है। इनका खुसूसी तैयारा कदर ताख़िर से तकरीबन 2 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।